हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आपका इस संडे को जो है अगर मैं बात करूं 24 तारीख को आपका रैंक बूस्टर का टेस्ट हुआ है। ये सेकंड टेस्ट था और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी आपको बताया था कि भाई हर टेस्ट के बाद यहां पर जो टीम है जिसने पेपर बनाया है वो एक बार आपके साथ पेपर को डिस्कस करेगी, ब्रेकडाउन करेगी पेपर का, और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कितना मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर होगा उस पेपर के लिए ये भी आपको बताएंगे। तो बहुत छोटा सा वीडियो हम लोग रखने वाले हैं इसको, और फटाफट से बात करेंगे कि क्या थॉट था इस पेपर के पीछे और किस तरह के क्वेश्चंस डाले गए, कहां से क्वेश्चंस बनाए गए थे, ताकि आप अगर उन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अगले पेपर के लिए आप अपनी तैयारी को, अपनी बाकी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में ले जा सकें। बच्चों, आपको पता है कि 2025 का जो नीट का पेपर आया था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था और हमें इस साल इसकी पूरी तैयारी करनी है। तो कभी पेपर टफ होगा, कभी इजी होगा, कभी मॉडरेट होगा, ठीक है, हो सकता है कभी सारा ही पेपर आपको इजी मिले। तो उस तरह से आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर होगा जीएमसी में वो हर पेपर के लिए चेंज होगा। इस पेपर में भी चेंज है और नो डाउट अगर मैं बात करूं कि यार ये पेपर कैसा था, तो पेपर पूरा इस तरह से बनाया था कि आप सभी बच्चों को उसके हर एक क्वेश्चन से सीखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भाई कि फिजिक्स के पेपर में क्या रहा। तो भाई जो फिजिक्स का पेपर है वो मेरे साथ जो है विश्वनाथ सर हैं। सर प्लीज आइए। सर ने और मैंने मिलकर इस पेपर को बनाया था। तो सर एक बार बताएंगे कैसा डिफिकल्ट था या क्या था, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी कि यार पेपर किस तरह का था, मतलब क्या नीट रिलेवेंट था या बहुत डिफिकल्ट था या मॉडरेट था। तो थोड़ा एक बार सर बताइए तो कैसा पेपर था। जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि इजी क्वेश्चंस थे हमारे, वो 11 थे, लेकिन ये इजी एकदम इजी नहीं थे सर। अच्छा, इनको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, तब जाके आपका आंसर आएगा। मीडियम 24 थे और हार्ड 10 थे, मतलब 10 क्वेश्चन हार्ड रखे गए थे है ना। और तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक जैसा नीट 2025 नीट का भी ऐसे ही बिल्कुल पेपर था। तो बच्चों के लिए, सभी के लिए था। अगर मान लीजिए वो इसमें भी मुझे लगता है कि 2-4 क्वेश्चन बहुत हार्ड होंगे, है ना। बहुत ज्यादा हार्ड तो कुछ था ही नहीं, मतलब ठीक था, कैलकुलेशन थी, बच्चा कर सकता था। इस लेवल का हमने पेपर तैयार किया। मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल था और हमने एनसीईआरटी को बेस्ड रखा और हमने कोशिश की है ओल्ड एनसीईआरटी को भी टच किया है थोड़ा सा। उसकी एडिशनल प्रॉब्लम्स है उसमें, जो टफ क्वेश्चंस थे उन टफ क्वेश्चन को हमने इजी फ्रेम किया है। जैसे उसमें बहुत उसी तरह के क्वेश्चन, बहुत उसमें लेंथी बहुत सारी चीजें पूछी थी, तो हमने उसको सॉर्ट किया है और कुछ पार्ट उसमें से पूछा है। क्योंकि 2025 में भी जो ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, वो टच थे, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इट इज डाले थे। और इस पेपर में भी हम देखें कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डायरेक्ट हमारे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही एमसीक्यू में बदल के रीफ्रेम किया है थोड़ा चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 2 सर एनएलएम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ना। 2, 3, 27, 31, 37 डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, ओल्ड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हुआ करते थे। ये सारे ओल्ड के नहीं थे, कुछ न्यू के भी, कुछ ओल्ड के भी। और क्योंकि 2025 में 2 क्वेश्चन हमने देखे भी कि डायरेक्ट सीधा एनसीईआरटी से पूछ लिया, एज इट इज रख दिया। और बहुत बार क्वेश्चंस नीट में वो दे देता है कि डायरेक्ट या तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है या कहीं पर है, तो वहां से वो क्वेश्चन दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही किया गया था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया और कोशिश की कि बच्चा डायरेक्ट देखते ही उसको सॉल्व टिक ना मार पाए, मतलब उसको कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर उस तरह से हमने इसको सेट किया पेपर को और आपकी हेल्प रही, तो इस वजह से मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया पेपर था हमारा। और कल ही हुआ तो बच्चों के रिव्यू आएंगे तो बहुत ही बढ़िया होंगे। नहीं, बिल्कुल सर, पूरी कोशिश अपनी यही थी कि बच्चों को क्वेश्चन से सीखने को मिले और इस तरह के क्वेश्चंस ही रखे गए थे जो विद इन सिलेबस हों और जिस तरह की चीजें नीट में पूछी जा रही थी या पहले पूछी जाती थी उस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे। और एक हेड्स अप बच्चों को देना चाहेंगे कि बेटा अगला जो पेपर आने वाला है, हम लोग एडवांस में बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, जितना भी आपका सिलेबस होगा उस एग्जाम्पल से कम 2 क्वेश्चन फिजिक्स में देंगे और सीधा वहीं से एग्जाम्पल उठा के देंगे। सर एग्जाम्पल्स तो इतने बढ़िया है एनसीईआरटी के, सर पूछिए मत। आपको पता है जेई में डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं, जेई वहां से सर वहीं से ही बनने हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बाहर, सर एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। मुझे लगता है बच्चा अगर अपना आरबीटी करेगा
तो मतलब अच्छी रिलैक्स तैयारी होगी, हाँ उसकी हो उसकी जाएगी। अच्छी तैयारी होगी और नीट से पहले वो रिलैक्स होगा। ऐसा नहीं कि उसके डर रहेगा मन में कि पता नहीं क्या होने वाला क्या होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बच्चे की अच्छी हाँ, तैयारी इस बार रहेगी। बहुत अच्छी और तैयारी अगर रहेगी। देखें टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो 12 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, बिल्कुल। जिसमें ग्राफ या चीजें पूछी गई थी। एक मैच द कॉलम था, 3 मल्टी स्टेटमेंट थे, 28 सिंगल चॉइस सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे। थे और एक स्टेटमेंट हाँ, बेस्ड डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन क्वेश्चन था। था। तो मोर ओवर देखा जाए तो पेपर सर क्या कहेंगे हम, इजी पेपर कहेंगे या मॉडरेट सर कहेंगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलेंगे, किधर इजी तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, तो इस पेपर को हम मॉडरेट टू टफ में रखें। डिफिकल्ट के हाँ, रेंज टफ में रख रख सकते हैं इस पेपर को। और बहुत अच्छा है, अगर ये बच्चा पेपर करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेई के क्वेश्चंस भी बच्चा जब पेपर देखेगा ना नीट से पहले तो कहे अरे यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो हाँ। मैं जेई का भी कर सकता हूँ। मतलब तो ये एक्चुअली क्या है बच्चे कि को रहेगा। कॉन्सेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो आप पेपर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और इन पेपर्स का पर्पस भी यही है कि आपको क्वेश्चन से सिखाया सके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, सर, sir. है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में हमारे साथ जो है वो मैम हैं और मैम आपको बताएंगी कि मैम किस तरह का पेपर रहा पिछली बार के कंपैरिजन में, ये पेपर आपने इस बार बनाया है तो कैसा पेपर था, क्या थॉट था, और एक बार थोड़ा बच्चों को गाइड करें। सर जैसे अभी आपने एक हिंट दिया कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर डालते हैं, सिमिलरली जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड और हमारे असर्शन रीजन है ये एनसीईआरटी की लाइंस ही होती हैं हमेशा। मतलब हम जब क्यूरेट भी कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस लेंगे जिसमें हमें भी एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना पड़ता है कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हाँ, हुआ है। तो मतलब अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है लाइन बाय लाइन और एक लाइन को समझा है तो वो स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन मतलब 6, 7, 8 क्वेश्चन तो वो कर लेगा। मतलब 8 क्वेश्चन जो है बच्चों वो डायरेक्ट सीधे एनसीईआरटी की लाइन लाइन से से ही उठा के दिया था। हाँ। और आगे आने वाले टाइम में भी जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे हाँ। वो एनसीईआरटी में जो समरी में या पॉइंट टू पॉन्डर में या उसकी लाइंस में Lines लिखा है, हुआ है exactly. वहीं से ही बनेगा, है ना। ये कई बार मैंने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो टेबल्स बनी रहती हैं हाँ, अलग से tables एनसीईआरटी में, yes, है ना, yes, yes. वहां से बन जाते हैं। इजी डिफिकल्टी वाइज अगर बात करें तो लेंदी कितना था पेपर, किस तरह का था, आप थोड़ा एक बार बच्चों को बताएं अगर। अभी सर फिजिकल चल रहा है ठीक तो है। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स हमने दिए हुए हैं, साथ ही साथ हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो ये बच्चों को थोड़ा सा स्लाइटली टफ लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप हाँ। नहीं है, वहां पर आपको न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना ही करना ही पड़ेगा। और थोड़ा मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। फिजिकल का नाम ना? सोच के ही वो लोग पहले कहने लग जाते हैं कि अरे भाई ये पेपर है। हाँ। थर्मोडायनेमिक्स थी, इक्विलिब्रियम था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ती, बट हमने मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रखे थे, जैसे बहुत सिंपल सिंपल जो उनकी लाइन है जिसमें बस दिमाग लगेगा, अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का पीएच क्या होना चाहिए। Okay. जो वो सोचें कि अच्छा वो मतलब अगर हीट कर रहे हैं तो H+ फॉर्म हो रहा है, मतलब सोचें, ऐसे मतलब वाले थॉट questions थे। देना पड़ेगा, Yes. तभी जाके क्वेश्चंस होंगे। और डेफिनेटली अगर इन क्वेश्चंस में जो आपके गलत हुए होंगे, नो डाउट, ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनको एक बार बच्चा दोबारा लगाए और उससे उसको सीखने को मिलेगा एक्चुअली, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे लगता है उसको नीट एग्जाम में भी मिल जाएंगे। yes. और इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में आई थिंक 46, 52 ये 4-5 क्वेश्चन आप बता रहे हो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे सर, वैसे ही है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह से बनाई गई है कि एक बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। कैलकुलेशन सब में इजी है, सब डिडक्ट हो रहा है, बट वही है कि बच्चे पढ़ के सोचेंगे कि इतना मैं क्यों पढ़ूं। हाँ। इस तरह से हम लोगों ने उसकी लैंग्वेज चेंज, मतलब कहीं ना कहीं इन पेपर से बच्चों को अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर थोड़ा लेंदी पेपर आ जाता है तो वो भी आइडिया लगेगा, है ना। अगर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कभी वो चीज सीख नहीं पाएंगे। तो अगर सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि रैंक बूस्टर टेस्ट इसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा होता है टेस्ट, एक बेसिक लेवल पर प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों आप लोगों के हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये एक बच्चे की फिर से रिवीजन हो रही है। और आई थिंक दोबारा भी इसके बाद AITS आएगा तो उससे भी एक और बच्चे की रिवीजन होगी और जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग्स बेहतर होंगी। ठीक है, ठीक है मैम। तो इसमें 2 AR टाइप के आई थिंक 2 मैच द कॉलम, 5 मल्टी स्टेटमेंट, मतलब सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं Yes, sir. वो सारे हम लोगों ने रखे हैं, है ना। आगे के नेक्स्ट का जो पेपर है उसके लिए कुछ बच्चों को अगर आप बताना चाहेंगे, गाइड करना सर चाहेंगे। मेरा तो वही है कि एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है, मल्टी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, असर्शन, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, यू हैव टू रीड। और रीडिंग से ही तो टाइम मैनेजमेंट होगा कि तुम कितनी जल्दी उसे रीड करके ग्रास्प कर पा रहे हो। Yes. तभी हम लोग उस स्टेटमेंट को या उस, वरना अगर हम 1 मिनट एक क्वेश्चन को रीड करने में लगाएंगे, हमें तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है। और ये हम लोगों ने भी कई बार जब सेलेक्ट होते बच्चे उनसे बात करते हैं तो एक चीज जो देखी गई है सभी बच्चों में कॉमन, कि उनकी
की रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है। एक बार में रीड करके उसको पूरा कॉम्प्रिहेंस करना कि क्या पूछा गया है, क्या डेटा दिया गया है और किस तरह से उस डेटा को अपने पास यूज करना, मैनेज करना कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख लिया या डायग्राम बना लिया अपना एक रफ डायग्राम। ये सारी चीजें जो है जो बच्चा आई थिंक सीख लेता है, उसका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर होने लगता है और ऑटोमेटिकली स्कोर जो है उसका बढ़ने लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, तो अब आते हैं भाई बॉटनी में हमारे पास शहनवाज सर ने पेपर क्रिएट किया था। ठीक है, तो सर थोड़ा सा बताइए कैसी डिफिकल्टी है, किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या इंसाइट्स हैं इस पेपर की, क्या लर्निंग हो रही है बच्चों की। हेलो बच्चों, इस बार हमने जो पेपर बनाया था वो सिमिलर पिछले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे 3 जो एडिशनल चैप्टर हैं उन तीनों में हमें पता है कि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पता है कि पूरा अगर कवर करना है तो एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट एग्जाम्पल का हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल बेस्ड वाले क्वेश्चन थे, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिजीजेस के नाम दिए डिफरेंट चैप्टर में, हमने एक साथ पूछ लिया कि इनमें से वायरल डिजीज कौन सा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बच्चों को बाकी जो बैक्टीरियल डिजीज है वो भी उसको पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक तरह से। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में बहुत सारे थे। इसके अलावा हमने प्लॉइडी का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्लॉइडी पूछ लिया, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी के डिफरेंट पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन हमने एक साथ रिलेट करके, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर राइबोसोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो राइबोसोम कहीं पे भी दिया हो, चाहे ये चैप्टर हो नेक्स्ट चैप्टर हो, हमें रिलेट करके पढ़ना चाहिए। मतलब एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, और मतलब बच्चे के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे टॉपिक्स तभी वो क्वेश्चन को कर पाएगा। जी सर। सर क्या मतलब मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे बच्चों के, तो बच्चे बोल रहे थे बायो इस बार आई डोंट नो बॉटनी या जूलॉजी थोड़ा लेंदी आई थी, तो क्या अपना था इस बार पर्पस था ऐसा या किस तरह का था पेपर, अगर आप बता सके थोड़ा टाइम क्या ज्यादा लेने वाला था पेपर। वो लेंदी कहाँ दिखते हैं, जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां लेंदी दिखते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हम कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट सिंगल चॉइस वाला हम देते हैं वहां पे वो क्या होता है देखने में वो बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन वहां पे क्या होता है वो जल्दी वो सॉल्व हो सकता है। मतलब एलिमिनेशन मेथड भी अगर बच्चे यूज कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो एलिमिनेशन मेथड्स को यूज करके भी बच्चे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये फिजिक्स में भी काम करता है कि आप एलिमिनेट कर देते हो, 3 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही या 2 ऑप्शंस की बचती है। जी सर, क्योंकि 45 क्वेश्चन में हम देखें ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे जो एनालिसिस थोड़ा करके करना पड़े वो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है यहाँ पे, और बाकी तो एग्जाम्पल बेस्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एआर डायग्राम बेस्ड मैच द कॉलम, मतलब बहुत बैलेंस पेपर, डाइवर्स पेपर है, और सारी कैटेगरी को हम लोगों ने इसमें कैटर किया है, और डिफिकल्टी वाइज भी है थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पेपर है ना, मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में है, हम लोग कह सकते हैं ना। तो ये सर अगर मैं नीट 2025 के अगर उसमें कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में पेपर आपको क्या लगता है कि उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है या थोड़ा उसी के है या थोड़ा नीचे है? ये पेपर कैसा है? सिमिलर ही रखा है, ये सिमिलर पेपर, ये सिमिलर कह सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम टू हार्ड के बीच में कह सकते हैं, जैसा 2025 का पेपर था। जी सर, वैसा कह सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगले पेपर का बच्चों को कोई इनसाइट या कोई आप बताना चाहोगे कि क्या मतलब आपका क्या अगले में मेन यही है कि जितने चैप्टर्स हैं उनमें आप रिलेट करके ही पढ़ो। कोई भी चैप्टर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो सिर्फ उतने में ही मत रहो, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट जो है ना उससे रिलेटेड दूसरे चैप्टर में भी दिए होते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि एक ही टॉपिक जितना कवर हो सके उसमें पूछें। हाँ, वैसा टाइप का हम पूछते हैं। और डायग्राम बेस्ड और ये सब क्वेश्चंस पे बच्चों को कुछ ध्यान रखना है नेक्स्ट पेपर के लिए, अगर कुछ एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें डिफरेंट जो लेबलिंग्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, कुछ ऐसे भी डायग्राम में लेबलिंग है जो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इस बार एपिब्लास्ट वाला आया था। तो सर नेक्स्ट में क्या आप लीक करेंगे कि आएगा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो सर वो लेबलिंग पर बेस्ड होगा? मतलब ये तो अभी सरप्राइज है। सरप्राइज है। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, है ना। तो अब हम बुलाना चाहेंगे जूलॉजी मैम को, अपना जया कौर मैम को। मैम ने जूलॉजी के लिए पेपर जो है आई थिंक आपने इसकी एनालिसिस की है। yes, sir, जो yes. क्यूरेटर और वेरीफायर हैं वो थे नहीं इस पेपर के आज, तो हम लोग मैम आपकी जो एनालिसिस रही है इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बच्चों को क्या इनसाइट्स आप बता सकते हो कि कैसा था पेपर और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे बच्चे तैयारी करें अगले पेपर के लिए ताकि उनका स्कोर और बेहतर हो सके और टाइम मैनेजमेंट सही हो सके। प्लीज मैम। हेलो बच्चों, तो बेटा ये जो आपका रैंक बूस्टर का सेकंड पेपर था जूलॉजी में, मैं ये कहूंगी कि काफी एप्लीकेटिव बेस्ड था। मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो लाइन टू थे वो बहुत ही अब की बार हमने कम लिए हैं, इंस्टेड हमने फोकस किया है कि एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो। जैसे कि आपने देखा कि एक क्वेश्चन था कि अगर हम ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन हमने
हमने क्या पूछा कि अगर हम एक ड्रग दे दें जो कि थ्रोम्बोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो इससे आपकी लर्निंग एनहांस होगी, राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ पे कौन से स्टेप में ये हमें इसका आंसर मिलेगा। मतलब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, थोड़ा समझ जहां याद रखना है वहां याद रखनी होंगी चीजें, जहां समझना है वहां थोड़ा समझ के और रीड करके क्वेश्चन को ये समझना कि पूछ क्या रहा है ना। लैंग्वेज पे भी थोड़ा खेला गया है। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज पे भी खेला गया है। जैसे हमारे पास जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था रेस्पिरेशन के चैप्टर से, वहां पे हमने 5 स्टेटमेंट लिए, लेकिन वो पूरे के पूरे एक टॉपिक से नहीं थे, वो पूरे चैप्टर के 5 डिफरेंट टॉपिक से थे। एक हमने नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ले लिया, एक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से ले लिया, एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से ले लिया, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। तो बच्चे का जो पूरा दिमाग है पूरे चैप्टर में घूम जाएगा और फिर उसको वो आंसर फाइनली अपना फ्रेम करना था। बिल्कुल तो बच्चों, यही पूरी कोशिश है कि आप उस फाइनल एग्जाम के लिए कैसा भी पेपर हो आप प्रिपेयर्ड हो। हम लोग टीम यहाँ बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे पेपर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में मिलेंगे। और एग्जाम इस तरह से हम लोग टेस्ट पेपर बिल्ड कर रहे हैं कि आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, है ना। मुझे लगता है जिन बच्चों के मार्क्स कम अगर आए हैं, बस उससे बच्चों को ये सीखना है कि किस तरह के पेपर दिया गया है, कैसी चीजें पूछी गई हैं, उसको उन्हें अपने आप को उस चीज के लिए उन्हें ट्रेन करना है। आप हर एक चीज एनसीईआरटी की डीप में रीड करिए, बस जितना रीड करेंगे उतना रिवाइज करिए, रिटेन करिए अपने माइंड में, तो नेक्स्ट टाइम यू विल गेट द फुल स्कोर। प्लस एक और चीज थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्रॉग और कॉकरोच दोनों के टॉपिक्स थे, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी डाला है जिसमें फ्रॉग और कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को कंपेयर किया। दोनों के कॉन्सेप्ट को कंपेयर, बिकॉज नीट में हमें पता नहीं है ना कि ओवरऑल सिलेबस से पेपर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज थी उसको हमने यूज करके आपको बेस्ट सर्व किया है, सो दैट आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि बच्चों नो डाउट इस तरह के क्वेश्चन ही आपको नीट एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर बाद में उसको एनालाइज भी कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को भी सीख रहे हो कि यार ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या मुझे टॉपिक नहीं आता था, उसको दोबारा पढ़ के आप फिर से उसको ट्राई कर रहे हो, तो आई थिंक बेस्ट लर्निंग होगी उन बच्चों की जो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इस पेपर को अगर हम लोग प्रिडिक्ट करें कि यार इस पेपर के लिए क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिनिमम मतलब कितना मार्क्स रहेगा कि आपको सीट मिल सके, तो जो हमारा लोगों का प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि जर्नल में अगर आप 510 नंबर से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो इस तरह के पेपर में आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो है सीट मिल सकती है। इसी तरह से ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी में भी एक हमने मिनिमम स्कोर दिया है, तो अगर बच्चों आपका स्कोर इसके ऊपर है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपने आप को और इंप्रूव करते जाइए। साथ ही साथ बच्चों, अगर किसी का स्कोर यार इसके आसपास नहीं है तो देखिए आपके पास समय है। ठीक है, आप जो गलतियां एग्जाम में करने वाले थे, अगर उन्हीं गलतियों को आप यहां करके सुधार लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उनके साथ है कि जो यहां गलतियां नहीं कर रहे, यहां गलतियां ना करने का मतलब टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो ये सारी गलतियां कहां करेंगे जाके। बट ऑब्वियस है कि भाई ये सारी गलतियां वो करेंगे जाके अपने फाइनल एग्जाम वाले दिन। तो जितनी आपने मिस्टेक्स करनी है वो सब इस तरह के जो एग्जाम्स हो रहे हैं इन सब में कर लीजिए। उन मिस्टेक्स में जो मिस्टेक्स हुई है या जो चीजें आपको नहीं आती थी उनको सीख लीजिए। इतने टेस्ट पेपर्स, इतनी सारी चीजें होंगी कि आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अपने सभी जो भी पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको दोबारा रीचेक करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, प्रॉपर फिर से करके देखेंगे, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करेंगे और अगले टेस्ट के लिए पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जोश के साथ जो है वो तैयारी में लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।